हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि एनसीईआरटी की जो आपकी सीरीज चल रही है, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी क्लास 6, 7, 8 की मैंने हिस्ट्री करा दी है और ये ज्योग्राफी का आपका चल रहा है। तो ज्योग्राफी में ये चैप्टर नंबर 4 पे हम लोग आ गए। क्लास 6 की ज्योग्राफी एक और चैप्टर नंबर 4 इसका। देखिए, अगर किसी को भी यूपीएससी 2024 हो, 25, 26 कोई भी देना है आपको, 24 वाला हो एंड 25 हो, 26 हो, एनसीईआरटी मोस्ट कंपलसरी रहती है। तो आपको एक बार एनसीईआरटी तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे चैनल रैंकर मेकर को आप लोग जुड़ जाइए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिसको भी प्रिपरेशन करनी है यूपीएससी को, उसको ये चैनल को शेयर कर सकते हैं। देखो, एनसीईआरटी को एक बार रीड कर ले। आप लोगों ने देखा होगा इस बार यूपीएससी का जो रिजल्ट आया है, आदित्य श्रीवास्तव जी को फर्स्ट रैंक मिली है। बहुत सारे ढेर सारी बधाइयाँ रैंकर मेकर की तरफ से। और दरअसल बात ये कि उसमें आप प्री का जो देखेंगे वो 75 ही मेरिट गई थी वहाँ पे प्रीलिम्स, क्योंकि वहाँ पे एनसीईआरटी और केवल टोटली आपके एनसीईआरटी बुक से आया था। लोगों का अच्छे से फोकस नहीं था और यहाँ पे ना तो ज्यादा मेरिट गई है उसकी प्री की और ना ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए थे। क्लास 6, क्लास 7 ऐसी किताबों से क्वेश्चन फंसे होते। तो आप लोग एक बार एनालिसिस कर सकते हैं, इसको जुड़ सकते हैं। इससे रैंकर मेकर से जुड़ जाइए, आपको एनसीईआरटी यहाँ पे 6 से लेकर 12 तक पूरा मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा मानचित्र, चैप्टर नंबर 4, क्लास 6 के ज्योग्राफी का। इसमें देखो, ये आपको डायरेक्शन दिया गया। ऊपर 0 पे नॉर्थ दिखा रहा है, नीचे दक्षिण पे 180 दिखा रहा है। फिर हम यहाँ पे ईस्ट वेस्ट देखेंगे, ये आपका ईस्ट पे 90 है और वेस्ट पे आपका 270 दिखा रहा है। मैडम सीधा सा देखें, 0 से लेके अगर इधर इस साइड में हम क्लॉक वाइज चलेंगे, क्लॉक वाइज तो 45, फिर 90, फिर 135, 40 का गैप दे रहा है, ठीक है। फिर 225, 270, 130, 15 और यहाँ पे 360 बोल सकते हैं या उसको 0 बोल सकते हैं, क्योंकि एक सर्किल 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे एक सर्किल कंप्लीट हो रहा है। ये कंपास के थ्रू आपको नॉर्थ साउथ दिखाता है, तो कंपास की इस साइड देख लीजिए, दिख रहा है आपको। ओके, तो चैप्टर को रीड करते हैं, शुरू करते हैं। क्या है मानचित्र। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब के बारे में हम लोगों ने पढ़ा क्या था, है ना। तो ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। अब जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब हमारे लिए काफी उपयोगी साबित होता है। सिंपल से, जब पृथ्वी का अध्ययन करना है तो ग्लोब तो मोस्ट कंपलसरी हो जाता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश है ना, राज्यों के बारे में, शहरों के बारे में, जिलों के बारे में या गांवों के बारे में केवल अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। फिर हाँ, ग्लोब की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमें किसी कंट्री को लोकेट करना है तो ग्लोब की जरूरत रहती है। किसी राज्य को देखना है, जिले को देखना है, शहर को, अपने गाँव को, तो ऐसा नहीं है। तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। तो मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है। क्या होता है? चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है ना। कोई गोलाकार चीज उसको एक तरीके से पूरा आप चपटाकार कर दोगे तो असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तत्वों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तत्व हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ हम रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। तो एटलस जो आता है ना बुक्स, उसमें एटलस कहा जाता है। वो किस लिए? तो एटलस यही है, ढेर सारे उसमें मानचित्र है। मतलब आपका पूरा पहले वर्ल्ड का दिया जाएगा, वर्ल्ड में फिर 7 कॉन्टिनेंट्स का दिया जाएगा। 7 कॉन्टिनेंट फिजिकल एंड आपका नेचुरल दोनों रहेंगे, है ना। फिर उसके बाद फिर डिफाइन करेंगे एक पार्ट को स्पेशली, फिर कंट्री को डिफाइन करेंगे। तो समझ रहे, कलेक्शंस ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एटलस। तो हम उसको एटलस कह सकते हैं, एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। तो मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया। क्या एक भौतिक मानचित्र होता है? अभी जस्ट मैंने बताया। तो पृथ्वी की जो प्राकृतिक आकृतियों के बारे में जिसमें बताया जाता है, पूछा जाएगा भौतिक मानचित्र कैसे कहते हैं। तो पृथ्वी की जो प्राकृतिक आकृतियां जैसे पर्वत है, पठार, मैदान, नदियां, महासागरों, इन सबको जो दर्शाता है उसको हम भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं राजनीतिक मानचित्र। तो राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल जो हम मैम बोलते हैं उसको, तो उसके बारे में देख लेते हैं पॉलिटिकल क्या है। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों, राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। ये क्लियर हो गया। साइड से देख लेते क्या लिखा था। लिखा था आओ कुछ करके सीखें। एक रबड़ की पुरानी गेंद लें एवं उस पर कोई रेखा चित्र बनाएं। आप उस पर उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव को भी चिन्हित कर सकते हैं। अब आप चाकू से इस गेंद को काटें।
कोई इतना खर्च नहीं करेगा गेंद को काटे, आपको बस समझना है मैं बता रहा हूँ, तथा उसे चपटा करने की कोशिश करें तो देखें कि किस प्रकार रेखा चित्र का रूप बिगड़ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो थीमेटिक मानचित्र की बात करते हैं। थीमेटिक मानचित्र क्या होता है? कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क के बारे में, है ना, वर्षा मानचित्र, वन, उद्योगों आदि के वितरण जो दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को हम लोग बोल सकते हैं थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। तो इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उसका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक हो सकते हैं, एक तो दूरी के हिसाब से बताया जा सकता है, एक दिशा के और प्रतीक के हिसाब के। ठीक है, दूरी, दिशा, प्रतीक। चलिए पहले दूरी के हिसाब से देख लेते हैं क्या होता है। किसके हिसाब से? दूरी के हिसाब से देख लेते हैं। तो मानचित्र एक आरेख होता है। क्या होता है? मानचित्र एक आरेख होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाया जाता है। समझ रहे हो, इतना बड़ा दुनिया है और एक मैप पे इसको एक कागज पे बना दिया, तो वो आरेख ही तो बनाया गया है। या हम कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे ना, बिल्कुल छोटा छोटा कि स्थानों की दूरी लगे कि वास्तविक है ये। तो यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती है, इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। तो पैमाना रखते हैं कितने का? पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए हम बात कर सकते हैं, जैसे आप अपने विद्यालय में अपने घर की दूरी देख लीजिए। बच्चों के लिए बताया गया कि आप अपने विद्यालय और घर की दूरी को देखेंगे, बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र 2 पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। तो इसका अभिप्राय ये है कि मानचित्र 1 का जो 1 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 5 किलोमीटर, है ना, और 2 सेंटीमीटर का मतलब 10 किलोमीटर, ऐसे दर्शाया जाता है। तो रेखा चित्र का जो पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। आपको पैमाना ही मालूम नहीं है तो कैसे करेंगे? तो पहले पैमाना मालूम होना चाहिए। जब बड़े क्षेत्र वाले भागों, मतलब जैसे हम महाद्वीपों की बात करेंगे, देशों को की बात करेंगे, जो कागजों पर इनको दिखाया जाता है, तो तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र दिया गया कि मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है, तो इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। समझ में आया कि 5 सेंटीमीटर कोई चीज है, उसको हमने 500 किलोमीटर को दर्शा दिया है, तो ये छोटे पैमाने वाले मानचित्र हो जाएंगे। जब एक छोटे क्षेत्र वाले जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का प्रयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है, तो इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है क्या? हाँ, ये लिखा था कि बड़े पैमाने वाले मानचित्र, ये लाइन फिर से रिपीट कर लो, बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। ओके, साइड से देख लेते हैं क्या था यहाँ पे। आओ कुछ करके सीखें। लिखा है चित्र को देखिए, एक पैमाना बना है, इसका उपयोग स्थानों के बीच की दूरी को, चलिए मैं समझा देता हूँ, यही सारी चीजें लिखी हैं। तो जैसे ये बना है आपका एक सामुदायिक केंद्र है, पेड़ लगा है, दुकान है, कुआ है, विकास का घर है, शीला का घर है, करीम का घर है, फलोद्यान है, विद्यालय। तो यहाँ ए से लेके बी तक जो डिस्टेंस दी गई, जैसे उन्होंने बताया था कि इसी डिस्टेंस को अगर ये 50 किलोमीटर 10 किलोमीटर की दूरी है तो उसको 1 सेंटीमीटर मान लेंगे या 2 सेंटीमीटर। ये मैप में इन शॉर्ट फॉर्म में फिर उसको लिख दिया जाता। ठीक है, इन्होंने क्या दिया है कि पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर को। ठीक है, तो अब जहाँ पे 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होगी, वो कह रहा है कि 0 से 1 तक 10 सेंटीमीटर, ऐसे फिर 20, फिर 30, 40, 50 ऐसे हो गया। तो ये सेंटीमीटर को मीटर में इन्होंने दे दिया गया। एक गांव का मानचित्र, डायरेक्शन देखो, उत्तर और पूर्व के बीच की भी उत्तर पूर्व हो जाएगी, और पूर्व और दक्षिण के बीच दक्षिण पूर्व हो जाएगा, और दक्षिण पश्चिम के बीच की दक्षिण पश्चिम, और पश्चिम उत्तर के बीच उत्तर पश्चिम डायरेक्शन है। और दिशा के बारे में देखते हैं क्या है। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है। कोई भी आप मानचित्र देखेंगे तो उसमें ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, बीच में देखेंगे ऊपर साइड में, जिसके ऊपर अक्षर ऊ लिखा होता है। ठीक है, कल मैप में ध्यान देना तो ये क्यों लिखा रहता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, उसे
इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं से, जैसे पूर्व हो गया, पश्चिम हो गया, तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। सिंपल सा, ऊपर हमेशा उत्तर रहता है, नीचे दक्षिण हो जाएगा, और अपना लेफ्ट राइट हाथ से देख लीजिए, एक साइड आपका पूरब हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। चार मुख्य दिशाओं को उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग्बंधु कहे जाते हैं। बीच की दिशाओं को हमने ये लिखा है, उत्तर पूर्व को उत्तर पूर्व ऐसे शॉर्ट में लिखेंगे, दक्षिण पूर्व को दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम को दक्षिण पश्चिम, दक्षिण, इस टाइप के शॉर्ट में इनको लिख दिया गया है। तो 4.1 मानचित्र को दिशाओं को पता लगाइए। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तक खेल के मैदान की दुकान की दूरी क्या है, ये आपको पता चल गया होगा, क्या है डायरेक्शन। हम दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से, कौन सा, दिक् सूचक, ये ध्यान देना, एक यंत्र है जिससे हम किसी दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। तो इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दिशा में होती है। क्या होती है? चुंबकीय दिशा उत्तर दिशा में होती है। प्रतीक के बारे में देखते हैं, क्या प्रतीक है। तो यदि किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है, किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियां, जैसे भवन की बात करेंगे, भवन दिखाई देंगे, सड़क दिखाई देंगे, पुल, वृक्ष, रेल पटरियां या कुएं को दिखाई देना संभव नहीं होता है। तो इसलिए वे निश्चित अक्षरों या छाया या रंगों या चित्रों से दिखा देते हैं। मतलब ए का मतलब बोल देंगे कि कुएं हैं, बी का मतलब ये घर है, तो ऐसे दिखा दिया जाता है, क्योंकि इनको सबको नहीं बना पाएंगे। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते। इन प्रतीकों को के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इसका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक चित्र की भाषा को नहीं जानते तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तो तब आप इन्हीं चिन्हों की सहायता ले सकते हैं कभी भी। ठीक है, कुछ साइड से कुछ भी नहीं है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये साइन दिए गए, रेलवे लाइन का मतलब बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे स्टेशन, ये 2-3 चीजें। तो पहला जो आपको साइन दिया गया है ये वाला, ये क्या होगा आपका, बड़ी लाइन हो गई, फिर मीटर लाइन हो गई, फिर रेलवे स्टेशन हो गया। ठीक है, सड़कें पक्की कच्ची की बात करेंगे तो सीधा जब ऐसे एकदम लाइन सीधी दिख रही तो पक्की है, कच्ची का मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं कटा रहेगा बीच में। सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को एक लाइन खींच के एक बिंदु लगा देंगे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। एक पतली सी लाइन लंबी खींच के हम बिंदु लगाएंगे तो राज्य वाली सीमा हो जाएगी। फिर जिला वाली लाइन सीधी सी खींच देंगे, छोटी सी लाइट लाइन खींचेगा हल्की। नदी, कुआं, तालाब और नहर की बात करेंगे तो नदी, कुआं, तालाब, तो देखो ये नदी दिख ही रही है आपको, फिर ये कुआं गोल होता है, तालाब थोड़ा उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, तालाब के बाद ये नहर देखो निकल, ये पुल है आपका, तो साइन समझना है। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी, तो मंदिर ये दिख ही रहा है ऊपर है, ये आपको गिरजाघर, ये मस्जिद है, ये आपका छतरी हो गया। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, तो पीओ से पोस्ट ऑफिस हो गया, पोस्ट एवं टेलीग्राफ मतलब पीटीओ हो गया, ऑफिस है, पुलिस स्टेशन पीएस हो गया। तो ये देखो सारे साइन है, इनसे समझना रहता है क्योंकि मैप में इन्हीं चीजों को शॉर्ट में लिखा रहता है, सारी चीजें डिटेल में नहीं लिखी जाती। बस्ती की बात करें, कब्रिस्तान की, तो बस्ती देखो इस टाइप से आपकी जो रेड रेड दिख रहा है, ये बस्ती और कब्रिस्तान ऐसे बने हैं, है ना। पेड़, घास, तो पेड़ तो ऐसे ही रहेंगे, घास ही टाइप की। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि यहाँ पे मैप में जो शॉर्ट में लिखी रहती है वो चीजों को डिफाइन किया गया। चलिए आगे देखते हैं। तो के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। कैसे प्रतीक कहे जाते हैं? रूढ़ प्रतीक। अभी आपको पीछे बता रहे हैं मैप क्या था। कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र नंबर 4.3 में 4.3 में दर्शाए गए। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। तो उदाहरण के लिए समांतर नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया गया। ध्यान देना, क्या भूरा रंग पर्वतों को, पीला रंग पठारों के लिए और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया गया। तो पीछे देख लेते हैं क्या था मैप में। बड़ा सा मैदान है, दिख रहा होगा आपको, बसंतपुर एक गांव है, रेड पॉइंट दिख रहे हैं आपको, पेड़ दिख रहे हैं, ये रास्ता गया है। तो अभी आप लोगों ने जो चीजें देखी है आराम से क्लियर कर सकते हैं। देखो ये पोस्ट ऑफिस है, पीएस लिखा है, पीटीओ है, पोस्ट टेलीग्राम ऑफिस हो जाएगा। ठीक है, ये विद्यालय लिखा है, बहुत सी जगह नदी का साइन है। तो इस टाइप से इन चीजों को उनको बताया जाता है इस मैप में। तो
4.4 को देखकर पता लगाएं नदी किस दिशा में बह रही, भैया बता दीजिए किस दिशा में बह रही। तो आई थिंक हम इसको सीधा सा बोल सकते हैं और उत्तर और पश्चिम से जी आ रही है और जा कहाँ रही है, दक्षिण पश्चिम की ओर जा रही है। ये हम बोल सकते हैं दक्षिण में, फिर सीधा इधर टर्न हो रही है नीचे की ओर। दूसरा लिखा है डुमरी गांव के पास से किस प्रकार की सड़क गुजरी है। डुमरी गांव देख लो कहाँ पे, ये डुमरी गांव है, तो किस प्रकार की सड़क गुजरी है, फिर डुमरी गांव के पास से एकदम से आपका पक्की सड़क गुजरी हुई है। फिर लिखा है किस प्रकार की रेलवे लाइन के पास सुंदरपुर स्थित है। तो बताइए सुंदरपुर कहाँ है, ये देखो किस प्रकार की रेलवे लाइन की, बड़ी रेलवे लाइन के पास से ये सुंदरपुर अवस्थित है। नेक्स्ट लिखा है आपका रेलवे पुलिस के किस तरफ पुलिस स्टेशन स्थित, रेलवे पुल के किस तरफ पुलिस स्टेशन है। तो रेलवे पुल देख लीजिए पहले कहाँ है, पुल कहाँ गया, ये रेलवे स्टेशन है, ये वाला ये रेलवे पुल है ये, ठीक है। तो पुलिस स्टेशन कहाँ हो जाएगा, पुलिस स्टेशन ये उसके दक्षिण में। चलिए आगे देखते हैं। तो निम्नलिखित स्थान रेलवे लाइन की किस तरफ स्थित है, जैसे छतरी है, तालाब है, नदी है, गिरजाघर है, मस्जिद है, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, कब्रिस्तान। तो ये बता सकते हैं दक्षिण साइड में है, हाँ? सारे दक्षिण में। चलिए रेखा चित्र देखते हैं, प्रतीक हो गया। छोटे छोटे चैप्टर देखिए, क्लास 6 की है अभी। तो रेखा चित्र में लिखा है कि रेखा चित्र एक आरेख है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रक्षेपण पर आधारित होता है, ठीक है। क्या है, एक रेखा चित्र एक आरेख है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय प्रक्षेपण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है, तो आपका जो मित्र है आपके घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेख बना सकता है कि ऐसे ऐसे लाइन खींच देना, आपके ये इधर से इधर आना, फिर इधर से लेफ्ट हो जाना, है ना। तो इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है और तथा ऐसे ही हम रेखा चित्र या मानचित्र कहते हैं। मतलब आप ओवर ड्रॉ करके इसे फिगर बना के बता सकते हैं, बताते नहीं, लेफ्ट आओ फिर राइट आओ, ये सारी चीजें। खाका की बात करते हैं। खाका क्या होता है, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र, ठीक है। एक छोटे क्षेत्र को हम बड़े पैमाने पर खाका खींच लिया कि ये बन गया, और रेखा चित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे कि कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जैसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता, उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जाता है। तो ये आपका साइट से लिखा है कुछ कि स्कूल भवन एनसीईआरटी की वेब पोर्टल देखें और इस पोर्टल पर उपलब्ध सैटेलाइट चित्रों पर आप से अपने आस पड़ोस का मानचित्र ऑनलाइन बनाएं, ठीक है। तो ये आज के क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन आंसर आपका लिखा है कि मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से, भैया बता दीजिए। तो मानचित्र के जो 3 घटक थे कौन कौन से थे, एक तो दूरी था आपका, सबसे पहले हम दूरी देखेंगे। इसके बाद क्या था, दिशा की बात की थी हमने, और दिशा के बाद क्या, प्रतीक बताया था ना, प्रतीकों के बारे में। तो ये हो गया पहले क्वेश्चन का आपका आंसर। दूसरा लिखा है प्रधान दिग्बिंदु कौन कौन से हैं, बताइए। तो जो 4 मुख्य दिशाओं के बारे में बात थी ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इन्हीं को हम प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं, ये भी हो गया, ठीक है। मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं, भैया मानचित्र के जो पैमाने की अगर बात करें तो पैमाना वह स्थल है कि बोल सकते हैं जो वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात बताता है। समझ में आया कि नहीं, कैसे बोलेंगे, पैमाना स्थल वह वास्तविक दूरी तथा जो हम बोल देंगे मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं, क्यों। तो भाई जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग, जैसे हम अगर बात करें अपने देश या राज्य या शहरों या गांवों के विषय में अध्ययन करना चाहते हैं, तो ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र हमारे लिए ज्यादा उपयोगी होती है। पूरा फैला के रख लीजिए मानचित्र, देखिए ग्लोब कब जरूरत पड़ती है, जब हम किसी कंट्री को लोकेट करना देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानचित्र एवं खाका के बीच अंतर बताएं। तो मानचित्र एवं खाका में अंतर क्या क्या हो सकते हैं, भाई पहले मानचित्र अभी जस्ट आपने रीड किया, क्या क्या था उसमें, यह जो पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया होता है ना। मानचित्र से बहुत ज्यादा जानकारियां प्राप्त होती हैं, इसमें रूढ़ जो प्रतीक का प्रयोग भी किया जाता है। और खाका क्या होता है, एक छोटे क्षेत्र का
बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र होता है। वे जानकारियां मिलती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं। इसमें लंबाई चौड़ाई का प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? बताइए कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? तो बड़े पैमाने वाला जो मानचित्र होता है वो विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा नीचे कर लें। एक क्वेश्चन अभी इसका ये है, इसका क्वेश्चन है ये वाला लास्ट का, प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं? तो प्रतीक के बारे में बताएं। तो किसी भी जब मानचित्र पर हम वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न जो आकृतियां, जैसे हम भवन की बात करें, सड़कों की बात करें, पुलों की बात करें, वृक्ष, रेलवे पटरियां, इन सबको दिखाना संभव नहीं हो पाता है ना। तो अतः इन्हें एक प्रतीक के चित्र में हम बता देंगे। जैसे पेड़ है तो उसको कुछ ग्रीन वो बना दिए ना, पुल है तो इस टाइप की लाइन खींच के बना देते हैं वो। तो ये प्रतीक दिखा रहे हैं। देखो हम पुल तो वहां नहीं बना पाएंगे, हाँ यहाँ भी नहीं बना पा रहे तो वहां क्या बनाएंगे? तो अनेक जो प्रतीक चिन्ह होते हैं इसी से दर्शाया जाता है। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान कर देते हैं। तो इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र आसानी से खींचा जा सकता है तथा इसका अध्ययन हम लोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपके टिक मार्क क्वेश्चन है, एमसीक्यू दिख रहे हैं आपको, है ना? तो बताने कौन से आंसर क्या होगा। चलो इसको हटा के इसको देखते हैं। पहला लिखा है कि सही गलत बताना है, वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र कौन से होते हैं? तो जो वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र को हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र, अभी बताया था। नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है? भैया नीले रंग का हम जलाशयों की बात करेंगे, जहां जलाशय दिखाएंगे उसको नीले रंग का तो उपयोग करते हैं। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है, अभी जस्ट बताया। मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए दिक् सूचक का उपयोग किया जाता है। पैमाना आवश्यक है किसके लिए? मानचित्र के लिए। तो ये आपके एमसीक्यू भी हो गए। और देख लेते हैं कुछ है क्या। आओ कुछ करके देखें, देख लीजिए भैया, करिए क्या है। तो अपनी कक्षा के कमरे का चित्र खींचें। अब ये आप लोगों के लिए नहीं है क्योंकि हम लोग यूपीएससी के बारे में बता रहे हैं, बस इतना हो गया है ना। तो आओ खेलें, ये सारी चीजें बच्चों के लिए। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें पसंद आ रही होगी, एनसीईआरटी की जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें और जुड़े रहें रैंकर मेकर के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।